इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्टडी अब्रॉड का ड्रीम रखते हैं, कंफ्यूज हैं इस टाइम पे, पता नहीं चल रहा ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने जाएं या न्यूजीलैंड में जाएं। और अगर आप किसी से गाइडेंस लेते हैं तो वो आपको बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में पक्का पीयर मिल जाएगा या न्यूजीलैंड में आपको सस्ता पड़ेगा, एजुकेशन खर्चा कम होएगा। तो डू नॉट फॉलो एनी वन ब्लाइंडली, कंसिडर योर प्रोफाइल। आई ऑलवेज से कि आपका प्रोफाइल आपका डीएनए है, इट इज यूनिक। उसमें आपको बड़ी चीजें देखनी पड़ती हैं, आपके अकेडमिक्स क्या है, आपका बजट क्या है, आपका लॉन्ग टर्म करियर जो इमिग्रेशन प्लान है या करियर प्लान है वो क्या है। सभी चीजों को डिस्कस करने के बाद या उनको समझने के बाद ही आप अप्लाई कीजिए। इसीलिए आपकी ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज के वीडियो में सारी चीजें डिस्कस करने जा रही हूँ कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करते हैं तो क्या एंट्री रिक्वायरमेंट रहती है, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट क्या है, खर्चा कितना होएगा, पोस्ट स्टडी वर्क का क्या सीन रहेगा और वीजा सक्सेस रेट इस टाइम पे कितना चल रहा है। सेम इज द केस फॉर न्यूजीलैंड। सो वीडियो इज गोइंग टू बी इंफॉर्मेटिव, काइंडली वॉच के लेंथ। एंड इफ यू वांट सच important updates and important information on regular basis, do subscribe our channel. स्टार्ट करते हैं एजुकेशन से। यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस ऑस्ट्रेलिया में भी हैं और न्यूजीलैंड में भी हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो यूनिवर्सिटीज हैं, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज पब्लिक हैं, बहुत कम प्राइवेट है। और यहाँ पर अगर प्रोग्राम्स की बात करें तो ये ज़्यादा फोकस करती हैं, रिसर्च हो गया, साइंस हो गया। तो अगर आप इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में, हेल्थ के प्रोग्राम में, आईटी रिलेटेड स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी जैसे मैंने बात की है, कंस्ट्रक्शन के प्रोग्राम्स में जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया कैन बी वेरी गुड ऑप्शन। हाँ, यूनिवर्सिटीज़ में एंट्री रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा टाइट रहती हैं, क्योंकि अगर कुछ ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ की जिसको गो एग भी बोला जाता है, तो उनकी बात करूं तो उनमें एंट्री रिक्वायरमेंट कॉम्पिटिटिव रहती है। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज जो है ना वो ऑन एन एवरेज 70-75% अगर आपके +2 में हैं तब भी आपको एक्सेप्ट करती हैं। हाँ, कॉलेजेस थोड़े लीनियंट रहते हैं, वो 60% भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी के साथ अगर हम बोर्ड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में कंसिडर किया जाता है आप कौन से बोर्ड से आपने +2 किया है। कुछ एरियाज को लेके कहीं ना कहीं वो रिलक्टेंट होते हैं एडमिशन देने में। ये चीजें कई बार सामने आई हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आईसीएसई बोर्ड से किया है, सीबीएसई से किया है या आपने स्टेट बोर्ड से किया है। सो ये सारी चीजें कंसिडर करने वाली होती हैं। अब कंपेयर करते हैं इसको न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड ने वहां पर एक पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, तो इसी के साथ वहां पे आईटीपी और पीटीईज हैं। ये कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। इनकी अगर एंट्री रिक्वायरमेंट की बात करें तो बहुत ज़्यादा लाइक स्ट्रिक्ट नहीं रहता। ये इवन 55% से शुरू हो जाता है, बाकी डिपेंड करता है प्रोफाइल और प्रोग्राम के ऊपर आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम प्रोग्राम्स की बात करें तो एग्रीकल्चर, आईटी, टीचिंग हो गया, इन सभी प्रोग्राम्स की बहुत ज़्यादा वहाँ पे लाइक बच्चे पढ़ने जाते हैं। अगर स्पेशली बिजनेस की बात करूँ ना, जैसे कि अगर बिजनेस का प्रोग्राम आप ऑस्ट्रेलिया में करते हो और आपका लॉन्ग टर्म प्लान रहता है तो आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। हाउएवर इन केस ऑफ न्यूजीलैंड अप्लाइड मैनेजमेंट के प्रोग्राम में काफ़ी कॉलेजेस इस डिग्री को दे रहे हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स इस टाइम पे बैचलर डिग्री में इसमें या मास्टर डिग्री इसमें अप्लाई भी कर रहे हैं। तो ये आपको देखना है आपका प्रोफाइल क्या है, आपके मार्क्स कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका जो स्ट्रीम है +2 में वो क्या रखा, उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिए। और इसी के साथ सेकेंड चीज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट। क्योंकि एक तो अकेडमिक की रिक्वायरमेंट होती है, हम जा रहे हैं जो हमारी मदर टंग इंग्लिश नहीं है तो हम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में सीखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ता है। आप आइल्स भी दे सकते हैं, पीटी भी दे सकते हैं, टोएफल भी दे सकते हैं। तो ये चेक करना आपकी यूनिवर्सिटी किस चीज को एक्सेप्ट करती है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी आइल्स की, ऑस्ट्रेलिया में 6 ईच होने जरूरी है। बैचलर के लिए जा रहे हो, यूजी के लिए 6 ईच के साथ ही आप अप्लाई कीजिए। और न्यूजीलैंड की बात करें, इसमें अगर आपके किसी एक मॉड्यूल में 5.5 इन आईएल्स ओवरऑल 6 हैं, यू आर एलिजिबल फॉर
यूजी, मास्टर के लिए ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अच्छी ये है कि अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो ना न्यूज़ीलैंड में, तो उसमें आपके अगर स्कोर्स 50 ओवरऑल हैं पीटी में, नॉट लेस देन 42 हैं, तब भी आपको एक्सेप्ट किया जाता है। एंट्री रिक्वायरमेंट कहीं न कहीं लीनिएंट रहती है और इसीलिए स्टूडेंट्स जिनके कहीं न कहीं वीक प्रोफाइल्स रहते हैं या लैंग्वेज का स्कोर नहीं आता, वी सजेस्ट कि आप न्यूज़ीलैंड जाओ, ऑस्ट्रेलिया ना जाओ। अब बात करते हैं फंड्स की। फंड्स को लेके बहुत ज़्यादा टाइट स्क्रूटनी होती है दोनों कंट्रीज़ में। अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात करें, इंडियन रुपीस 65 इक्वल टू 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। वहीं पे न्यूजीलैंड ऑन एन एवरेज 55 के करीब है। ये मैंने एक आइडिया दिया है, बाकी ऑब्वियसली जो रेट है वो डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है। लेकिन अगर हम फंड शो की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में आपको अपना ट्यूशन फी, आपका जो लिविंग एक्सपेंस है 29,710, उसी के साथ आपका रिटर्न एयर फेयर, आपका जो मेडिकल का इंश्योरेंस रहता है वो आपको दिखाना भी है और उसमें से ट्यूशन फी और जो इंश्योरेंस है वो पे भी करना पड़ता है। तो डिपेंड करता है 1 ईयर का दे रहे हो या आपका 1 सेमेस्टर का रहेगा। इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज चार्ज 1 ईयर ट्यूशन फी। तो यहाँ पर अगर 1 ईयर ट्यूशन फी की बात करें तो 30,000 से ज़्यादा रहती है ऑस्ट्रेलिया में फॉर यूजी और पीजी प्रोग्राम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये फी आपको बिफोर वीज़ा पे करनी है। इसी के साथ जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको वीज़ा एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ती है, वो नॉन रिफंडेबल रहती है। दैट इज़ 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो ये पिछले 2 सालों से काफ़ी बढ़ी भी है, पहले ये इतनी नहीं होती थी। तो ये आपके चार्जेस रहते हैं जो आपको पे करने ही है। इन केस वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपके रिफंड नहीं होते, वो आपके वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन जो ट्यूशन फी है वो बाद में वापस आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ पर जो लिविंग एक्सपेंस है वो कम है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर। लेकिन अगर आप डिग्री प्रोग्राम में जाते हो 3 इयर्स का, तो मिनिमम आप 50,000 3 इयर्स का एक्सपेंस लेके चलो। मैक्सिमम डिपेंड करेगा आप कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम मास्टर प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं, अगेन यू कैन कंसिडर मिनिमम 40 टू 50,000, कहीं नहीं जाता, डिपेंडिंग आपका मास्टर का ड्यूरेशन क्या है, 1 ईयर का है या 2 इयर्स का है, तो उसको लेके देखना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंस रहता है। लेकिन आपको यहाँ पर इन्वेस्ट कितना ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ आपको एम्बेसी फी पे करनी पड़ती है, जो ऑन एन एवरेज 40 टू 45,000 इंडियन रुपीस के बीच में रहती है। तो आपको ये फी पे करनी है और जो बाकी चीज़ें हैं वो आप आफ्टर जब आपका अप्रूवल आता है तब पे करते हो। लेकिन वीज़ा लगाते समय आपको फंड्स दिखाने पड़ते हैं। उसमें सबसे पहले जैसे आपका 3 इयर्स का अगर बैचलर डिग्री है या 2 इयर्स का है, तो वो आप फी कैसे पे करोगे उसको दिखाना है। प्लस 1 ईयर का जैसे 20,000 आपका लिविंग एक्सपेंस रहता है, उसी के साथ जो आपका इंश्योरेंस का खर्चा आता है। बाकी तो छोटे-मोटे खर्चे होते हैं जो आपको बियर करने पड़ते हैं, जैसे पीसीसी हो गया, मेडिकल हो गया, वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ रहती है कि ट्यूशन फी आफ्टर वीज़ा पे करनी है। दोनों कंट्रीज़ अपने इमिग्रेशन को बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल करती हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्रिज़्म के द्वारा किया जाता है और न्यूज़ीलैंड भी इसमें अपने उन्होंने एक ट्रस्ट बनाई हुई है, जहाँ पर इवन ट्यूशन फी भी पे करते हो ना, बस डायरेक्टली कॉलेज को नहीं जाती, पहले वहाँ पे जाती है, उसके बाद वो आगे कॉलेज को भेजते हैं। तो इसलिए 2-3 दिन कई बार रिसिप्ट आते लग भी जाते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू फंड्स रिक्वायरमेंट इन बोथ द कंट्रीज़। अब बात करते हैं वर्क अपॉर्चुनिटीज़ की। दोनों कंट्रीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम वर्क करने के लिए परमिशन देती हैं। लीगल राइट है उनको काम करने का और छुट्टियाँ हो तो अनलिमिटेड काम कर सकते हैं। और जब उनका स्टडी कंप्लीट होता है और वो वहाँ पे रह के वर्क कल्चर का एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो उनके लिए पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में 24 आवर्स पर वीक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं। न्यूजीलैंड में यही 25 आवर्स है। ऑस्ट्रेलिया में जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं तो आप टीजीवी अप्लाई करते हैं, 485 सब क्लास है, उसमें अप्लाई करके आप वहाँ पे काम कर सकते हैं और इसका ड्यूरेशन वेरी करेगा, आपका प्रोग्राम क्या है, किस कंट्री से है और किस एरिया में जाके आपने अपना स्टडी कंप्लीट किया है। मिनिमम 2 इयर्स, मैक्सिमम इट कैन बी 5 to 6 years ऑल्सो।
न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ पर आप अपना स्टडी कंप्लीट करते हैं, आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको सब्जेक्ट या अपना जो भी प्रोग्राम का लेवल है उसको ध्यान में रखना पड़ता है, कौन से स्ट्रीम से आपने स्टडी किया है। हर एक को ये नहीं मिलता, हाँ आपने डिग्री की है तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आपको ग्रीन लिस्ट वाले प्रोग्राम्स चेक करने पड़ते हैं। उसको कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपको वहाँ पे वर्क राइट मिल जाते हैं, आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, और after 1 year you become eligible for your permanent residency application also. Both the countries open opportunities or open their doors for you to apply for permanent residency. ऑस्ट्रेलिया हो चाहे न्यूजीलैंड हो, दोनों ही ने ही अपनी जो इमिग्रेशन की पॉलिसी है उसको अपडेट किया है। ऑस्ट्रेलिया में फ्रीक्वेंट चेंजेस देखने को मिले हैं, कई बार ये ऐसे सडन होते हैं कि एकदम से शॉकिंग भी हो जाते हैं। तो अगर आप अनसर्टेनिटी की बात करोगे ना इमिग्रेशन को लेके, तो वो ऑस्ट्रेलिया में देखी गई है, लेकिन जो न्यूजीलैंड है वो पॉजिटिव है, स्टेबल है, और इन्होंने ये पीछे बोला था कि 2034 तक इनका प्लान है अपना इंटरनेशनल एजुकेशन का एक्सपोर्ट इंक्रीज करने का, लेकिन ये क्वालिटी के साथ कर रहे हैं। और एक पीछे इन्होंने सर्वे भी दिखाया था जिसमें जो लोकल्स हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वेलकम कर रहे हैं। सो अगर हम बात करें क्वालिटी की इस टाइम पे वीजा सक्सेस रेट की, तो वो ज़्यादा न्यूजीलैंड में देखी गई है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को वेट भी करना पड़ा है, कई बार उनके वीज़ा की सीज़न जल्दी नहीं आए, और अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो 50% आप ले सकते हो। क्रीम प्रोफाइल है, बहुत अच्छे एकेडमिक्स हैं, फंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेन्युइन है, ओनली देन गो फॉर ऑस्ट्रेलिया। अगर आपका प्रोफाइल में एकेडमिक थोड़ा वीक है, इंग्लिश का स्कोर थोड़ा कम है, तो आप ऑस्ट्रेलिया को ना कंसिडर करके न्यूजीलैंड को कीजिए, लेकिन यहाँ पर आपके फंड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम आपके स्पॉन्सर का, और किस तरीके से आप जो नेक्स्ट ईयर की एजुकेशन है उसका कॉस्ट बेयर करोगे, वो सारी प्लान आपको मतलब बतानी पड़ती है इमिग्रेशन ऑफिसर को। हाँ, यहाँ पर इंटरव्यू आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी आप अगर अप्लाई करते हो तो सीओई से पहले आपका इंटरव्यू होता है, यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। न्यूजीलैंड में एम्बेसी ऑफिसर आपको कॉल करके आपका इंटरव्यू ले सकता है। तो अगर दोनों का कंपैरिजन करूं, लास्ट में दोबारा बोल रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया में जो ट्रेंड है वो इतना पॉजिटिव नहीं है जितना न्यूजीलैंड में इस टाइम पे है। बाकी डिपेंड करता है, जब आप ये वीडियो देखोगे आज से अगर कुछ महीने बाद, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे वो ट्रेंड वेरी कर सकता है, लेकिन आज तक का ये ट्रेंड है जो मैंने आपको वीजा का बताया। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर रिस्क एपेटाइट है, हाई बजट है, हाई रैंक यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं, सैलरी पोटेंशियल की तरफ लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, देन कंसिडर ऑस्ट्रेलिया, अदरवाइज न्यूजीलैंड। इफ यू वांट क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी लाइफ, आप चाहते हैं कि वहां पर आपको स्टेबल इमिग्रेशन मिले, लो बजट हो, या आपको इजी एडमिशन मिल जाए, आपका अकेडमिक प्रोफाइल कहीं ना कहीं वीक है, देन यू कंसिडर न्यूजीलैंड। लेकिन अगर पर्सनलाइज काउंसलिंग चाहते हैं, पर्सनलाइज रिकमेंडेशन चाहते हैं, डू कॉन्टैक्ट अस विद योर प्रोफाइल, योर करियर एंड योर बजट, विल डेफिनेटली गिव यू गाइडेंस विच इज द बेस्ट फॉर यू। सो ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो किसी और इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर लेके आऊंगी, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे विजिलेंट। मीनाक्षी साइनिंग ऑफ।